नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और मैं हूं विनीता। श्रोताओं, इस बार हम आपके साथ अपने 16 से 30 नवंबर के अंक को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस 26 नवंबर को देश ने अपना 10वां संविधान दिवस मनाया। ये इतिहास का गौरवशाली दशक बनकर उभरा है, जहां सामाजिक दस्तावेज की पहचान बने संविधान में अपेक्षित सोच साकार हुई है। अब एक दृढ़ संकल्प के साथ 2047 के स्वर्णिम भारत की ओर अग्रसर है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो 2024 में 10वां संविधान दिवस क्यों? इसका उत्तर है, संविधान सभा के सदस्यों के कठोर परिश्रम से तैयार हुआ भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी स्वीकार किया गया था। लेकिन इस ऐतिहासिक दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देना है। सही अर्थों में 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है। 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है। संविधान दिवस के 10 वर्ष हमारी आवरण कथा बनी है, जिस पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं पत्रिका के कुछ अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की। व्यक्तित्व की कड़ी में परमवीर जदुनाथ सिंह के जज्बे को कृतज्ञ राष्ट्र का नमन और फ्लैगशिप योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना, जो नई तकनीक और ऊर्जा से गरीबों के लिए बनी आवास क्रांति को शामिल किया गया है। वहीं इनसाइड कवर में मन की बात, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के 9 वर्ष पूरे होने को बैक कवर के रूप में जगह दी गई है। श्रोताओं, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस बार संविधान दिवस के अवसर पर देश ने 1 वर्ष तक इसे मनाने का निर्णय लिया है। इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। इस अवसर पर संविधान सदन में विशेष आयोजन हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संदेश दिया, आइए सुनते हैं। हमारा संविधान हमारी गाइडिंग लाइट है। ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की भारत की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। और जब हम इस संवैधानिक व्यवस्था से जनप्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायत से लेकर के संसद तक जो भी दायित्व निभाते हैं, हमें संविधान के लेटर एंड स्पिरिट को समर्पित भाव से ही हमें अपने आप को हमेशा सज्ज रखना होगा। आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सभी विविधताओं पर गर्व करते हुए यह देश आगे बढ़ रहा है। और इन सब के पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं, वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। संविधान में लिखी ये भावना उस भारत की मूल भावना है जो दुनिया में लोकतंत्र की जननी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई विकास को नए पंख देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में 3 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार को शामिल करने वाली रेल परियोजनाओं के विस्तार के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 313 किलोमीटर तक की वृद्धि होगी। नई लाइन परियोजना 9 नए स्टेशनों के साथ 168 गांव और लगभग 12 लाख आबादी को परिवहन संपर्क सुविधा प्रदान करेगी। मल्टी ट्रैकिंग परियोजना 2 आकांक्षी जिलों सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में परिवहन संपर्क सुविधा बढ़ाएगी, जिससे 388 गांव और लगभग 9 लाख आबादी को सेवा प्राप्त होगी। ये कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात, सीमेंट जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार अपने किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए निरंतर बड़े फैसले लेने में जुटी है।
इसी दिशा में केंद्र सरकार ने 2025-26 के मार्केटिंग सीजन के लिए गेहूं और चना सहित अनिवार्य रबी फसलों की एमएसपी को बढ़ाया है। इससे हमारे अन्नदाताओं का जीवन और आसान होगा। काशीवासियों की सुख सुविधा के लिए भी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में गंगा पर एक रेल सड़क पुल को मंजूरी दी गई है। इससे तीर्थयात्री, पर्यटक और यहाँ के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने के साथ ही रोजगार और कारोबार के नए नए अवसर भी बनेंगे। साथ ही त्योहारों के समय केंद्रीय कर्मचारियों को उपहार देते हुए उनकी महंगाई भत्ते और पेंशनर्स की महंगाई राहत में 3% की अतिरिक्त वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार के इन सभी फैसलों की जानकारी आप पत्रिका पढ़कर ले सकते हैं। 21वीं सदी के वर्तमान समय की जियोपॉलिटिकल परिस्थिति में विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र में कह चुके हैं कि भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस समारोह में पीएम मोदी ने फिर कहा, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। बुद्ध से सीखिए, युद्ध को दूर करिए, शांति का पथ प्रशस्त करिए, क्योंकि बुद्ध कहते हैं शांति से बड़ा कोई सुख नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा की मान्यता दिए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी कहते हैं, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। इसकी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। भारत ने अपने विकास का जो रूट मैप बनाया है उसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाएं पथ प्रदर्शन करेंगी। भारत चुनौतियों के लिए न केवल खुद समाधान तलाश रहा है बल्कि उन्हें विश्व के साथ साझा भी कर रहा है। अभिधम्म दिवस भगवान बुद्ध के अभिधम्म की शिक्षा देने की घटना से जुड़ा है। हाल ही में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दिए जाने से इस वर्ष के अभिधम्म दिवस समारोह का महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि भगवान बुद्ध की अभिधम्म पर शिक्षाएं मूल रूप से पाली भाषा में उपलब्ध हैं। इस कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी पत्रिका में शामिल है। राष्ट्रीय निरंतर विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है, जिसमें संपर्क यानी कनेक्टिविटी पर सबसे अधिक फोकस है। जिस देश में महज एक दशक में 74 से बढ़कर 157 एयरपोर्ट हो गए हों, हर दिन करीब 34 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा हो, हर महीने में 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही हो, हर दिन में 6 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक का विस्तार हो रहा हो, वो देश भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इसी विस्तार को मजबूती देने वाली 6,700 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें 16 परियोजनाएं काशी को नई ऊंचाई देगी। दशकों बाद केंद्र में लगातार तीसरी बार देश का नेतृत्व संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 गुना गति से काम करने का भरोसा देश को दिया है। शुरुआती करीब 100 दिन के काम की बात करें तो इस कार्यकाल में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजना परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इसमें ज्यादातर बजट गरीब, किसान, नौजवान के नाम पर रहा है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, यही वर्तमान सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे विस्तार, एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण कार्यों सहित 3,250 करोड़ रुपए की लागत वाली वाराणसी की कई महत्वपूर्ण परियोजना सहित 6,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी संसदीय क्षेत्र से लगातार तीसरी बार सांसद हैं। पिछले 10 वर्षों में ही काशी को 33,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं की सौगात मिली है। वाराणसी को मिली सभी सौगातों की जानकारी पत्रिका पढ़कर ली जा सकती है। घर केवल सिर ढकने की छत नहीं होती, घर एक आस्था का स्थल होता है, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां एक परिवार का वर्तमान और भविष्य तय होता है। इसलिए 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों के घरों को सिर्फ एक पक्की छत तक सीमित नहीं रखा, बल्कि घर को गरीबी से लड़ाई का एक ठोस आधार बनाया। वर्ष 2015 में इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और 20 नवंबर 2016 में
PMAY ग्रामीण की शुरुआत की। PMAY ग्रामीण की 8वीं वर्षगांठ पर जानते हैं कि नई तकनीक से किस तरह गरीबों के लिए आवास क्रांति हो रही है। गरीबों के घर की योजनाएं पहले चल रही थीं, उनमें भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। आज सरकार की बजाय लाभार्थी खुद तय करता है कि उसका घर कैसा बनेगा। सरकार सीधे उसके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देती है। घर बन रहा है ये प्रमाणित करने के लिए सरकार अलग अलग स्तर पर घर की जियो टैगिंग करती है। पहले ऐसा नहीं होता था। लाभार्थी तक पहुंचने से पहले घर का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। जो घर बनते थे वो रहने लायक नहीं होते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआती 100 दिन में जो फैसले किए गए, उनमें सबसे बड़ा फैसला गरीब वंचित के लिए 3 करोड़ नए आवास बनाए जाने का ही है। इन 3 करोड़ आवास के लिए केंद्र सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना कई योजनाओं का एक पैकेज है। इसमें स्वच्छ भारत अभियान के तहत बना शौचालय है, सौभाग्य योजना में बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त LPG कनेक्शन मिलता है, तो जल जीवन मिशन के तहत नल से जल मिलता है। पहले ये सारी सुविधाएं पाने के लिए भी गरीब को सालों साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज गरीब को इन सभी सुविधाओं के साथ ही मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की सुविधा भी मिल रही है। गरीब को बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र PM आवास योजना से मिला है। इस योजना की संपूर्ण जानकारी पत्रिका से ली जा सकती है। भारत में दूरसंचार केवल संपर्क का ही नहीं बल्कि समानता और अवसर का भी माध्यम है। दूरसंचार गांव और शहर के साथ साथ अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में मदद कर रहा है। ये वही माध्यम है जिसने देश के आमजन को भी वैश्विक सूचनाओं से अपडेट कर रखा है। प्राचीन रेशम मार्ग हो या आज का प्रौद्योगिकी मार्ग, भारत का एकमात्र मिशन दुनिया को जोड़ना और प्रगति के नए द्वार खोलना है। इसी दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया। जब दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी की बात आती है तो भारत सबसे अधिक गतिविधियों वाले देश में एक है। देश में मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 120 करोड़, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 95 करोड़ और वास्तविक समय में पूरी दुनिया के 40% से अधिक डिजिटल लेन देन भारत में ही होते हैं। भारत ने यह दिखा दिया है कि डिजिटल संपर्क अंतिम व्यक्ति तक सुविधा उपलब्ध कराने का एक प्रभावी साधन है। दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन किया। भारत की दूरदृष्टा सोच से उपजा अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन ISA इस 30 नवंबर यानी आज अपने 9 वर्ष पूरे कर रहा है। भारत ISA के संस्थापक सदस्यों में से एक है। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत एक छोटे से अंकुर आशा और आकांक्षा के क्षण के रूप में हुई। आज ये नीति और कार्यवाही को प्रेरित करने वाला विशाल वृक्ष बन रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय भारत में है। इतने कम समय में ISA में 100 से अधिक पूर्ण सदस्य देश हैं। इस संगठन का विकास एक विश्व, एक सूर्य, एक ग्रिड के विजन के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 9 वर्ष पूरे होने की उपलब्धि को पत्रिका के बैक कवर पर स्थान दिया गया है। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। कल मिलते हैं पत्रिका के नए अंक के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newsindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल NISPIB इंडिया है। इसके अलावा आप response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।